सोना गाची की रातें पार्ट 29। रात का पिछला पहर था। सफर ने उसे सख्त थका दिया था। लेटते ही उसकी आंख लग गई और वो बेखबर होकर सो गया। उस कमरे से आगे एक कमरा छोड़कर जमान अपने कमरे में टहल रहा था। मेज पर छुआरों की सेनी इसी तरह पड़ी थी। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखकर बाजार की तरफ खुलने वाली खिड़की में से नीचे झांक लेता। बाजार दूर तक सुनसान पड़ा था। जमान ने अभी थोड़ी देर पहले नीचे जाकर किसी जगह टेलीफोन किया था। अब वो किसी का इंतजार कर रहा था। कोई 15 मिनट बाद नीचे एक बंद एम्बुलेंस वैगन आकर खड़ी हो गई। जमान ने उसे देखा तो पीछे हटकर खिड़की बंद कर दी। एम्बुलेंस के ऊपर सुर्ख बल्ब झिलमिला रहा था। ड्राइवर ने ऊपर खिड़की बंद होते देखी तो सुर्ख बल्ब का बटन ऑफ कर दिया। जमान ने मेज का दराज खोला और उसमें से निकाहनामे का दूसरा यानी फालतू फॉर्म निकालकर उसे उलट पलट कर देखा और जेब से कलम निकाल लिया। इतने में कमरे में वही 3 मोअज़्ज़िज़ीन अचकन पोश दाखिल हुए। जमान ने उनकी तरफ देखकर उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद कलम और निकाहनामा लेकर कमरे से निकलकर नजमी के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। नजमी अभी तक जाग रही थी। नींद उसके ऊपर मंडला रही थी मगर उस पर तारी नहीं हो रही थी। दूसरी बार दस्तक हुई तो नजमी उठकर दरवाजे के पास आई। कौन है? जमान ने आवाज में शफकत और नरमी पैदा करते हुए कहा। मैं हूँ भाभी जान, जमान। नजमी ने दरवाजा फौरन खोल दिया। जमान ने बेहद माजरत पेश करते हुए कहा, सब ठीक हो गया भाभी जान, वो निकाह ख्वाह आ गया है। वो रजिस्टर में जरूरी इंदराज कर रहा है। इतनी देर में आप निकाह नामे पर दस्तखत कर दें। नदीम मुसल खाने में है, वो भी तैयार होकर वहीं पहुंच रहा है। भाभी, मेरी तरफ से आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए एक बार फिर हाथ जोड़कर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे शर्मिंदा ना करें भाईजान, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। कहाँ कहाँ दस्तखत करना है मुझे? जमान ने नजमी को दस्तखत करने वाली जगह का बताते हुए कहा। मुझे तो चैन नहीं आ रहा था, बस गाड़ी पकड़ी और निकाह ख्वाह को सोते से उठाकर लाया हूँ। मुझे मालूम था आपको रात में हर हालत में लाहौर पहुंचना है। निकाह नामे पर जहाँ जहाँ दुल्हन के दस्तखत होते हैं वहाँ वहाँ जमान ने नजमी के दस्तखत करवा लिए और निकाह नामा लपेटते हुए बोला, मैं आपके लिए चाय भिजवा रहा हूँ, बस आप जल्दी से मुंह हाथ धोकर थोड़ा बहुत तैयार हो जाए। मेरा मतलब है कि दुल्हन भाभी की मुंह दिखाई तो जरूर होगी ना। जमान बड़े मोहतात अंदाज में हंसता हुआ कमरे से निकल गया। नदीम के कमरे के करीब से गुजरते हुए उसने बंद दरवाजे से कान लगा दिए। अंदर से नदीम के हल्के हल्के खराटों की आवाज आ रही थी। जमान तेज तेज कदम उठाता अपने कमरे में आ गया। तीनों अचकन पोश मोअज़्ज़िज़ीन सोफों पर जैसे बिल्कुल तैयार बैठे थे। जमान ने उनमें से एक को इशारा किया। वो जल्दी से उठा। मेज पर रखी थर्मोस की बोतल में से उसने गरम गरम चाय निकालकर प्याली में उंडेली और नजमी के कमरे की तरफ चल दिया। दरवाजे पर दस्तक देकर आहिस्ता से कहा, बेटी चाय ले लो। नजमी ने दरवाजा खोल दिया। एक शरीफ आदमी को चाय की प्याली लिए सामने खड़ा देखा तो जल्दी से प्याली लेकर शुक्रिया अदा किया और दरवाजा बंद कर दिया। नजमी को उस वक्त चाय की अशद जरूरत महसूस हो रही थी। वो दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी जो निकाह रात को न पढ़ाया जा सका वो पढ़ा दिया जाएगा। वैसे वो हैरान थी कि नदीम ने गुस्ल खाने में इतनी देर क्यों लगा दी। उसने खड़े खड़े चाय के 2-3 घूंट लिए और फिर प्याली मेज पर रखकर गुस्ल खाने की तरफ बढ़ी। अचानक उसे चक्कर आ गया और उसने पलंग को पकड़ लिया। नजमी को एक और चक्कर आया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। वो पलंग को पकड़कर वहीं बैठ गई। पहला ख्याल जो उसे आया वो ये था कि चाय में कुछ मिला हुआ था। चाय जहरीली थी। किसी ने उसमें क्या मिलाया था? क्या चाय की केतली में कुछ गिर गया था? नदीम को नजमी ने आवाज देने की कोशिश की मगर उसके हलक से आवाज ना निकल सकी। वो उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ी और वहीं पुराने कालीन के फर्श पे गिर गई। साथ वाले कमरे में नदीम रात भर का थका गहरी नींद सो रहा था। कराची शहर पर सुबह की अव्वलीन रोशनी उभरने लगी। सड़क पर से एक बस के तेजी से गुजर जाने की आवाज आई। ये आवाज नजमी ना सुन सकी। जो अचकन पोश मुअज़्ज़िज़ आदमी नजमी को चाय देकर आया था वो जमान के कमरे में घड़ी देख रहा था। दूसरे अचकन पोश साथी सोफे के पास जैसे तैयार खड़े थे। जमान ने अपनी कलाई की घड़ी पर एक नजर डाली और चेचक रो अचकन पोश की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, शेरे, टोनी और तुम उसे कमरे से निकाल कर नीचे ले जाओ। फिर तीसरे की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, विक्की, तुम एम्बुलेंस के पास रहोगे, जल्दी करो। तीनों अचकन पोश मुअज़्ज़िज़ कमरे से निकल गए। जमान बेचैनी के आलम में खिड़की का थोड़ा सा पट खोलकर नीचे सड़क पर देखने लगा। एम्बुलेंस होटल के आगे खड़ी थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि तीनों आदमी यानी शेरा, टोनी और विक्की एक बेहोश औरत को चादर में लपेटकर उठाए हुए एम्बुलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। विक्की ने लपक कर एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। बेहोश नजमी को एम्बुलेंस में डालकर दरवाजा बंद कर दिया गया। शेरा और टोनी एम्बुलेंस के अंदर नजमी के पास ही बैठ गए। विक्की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया।
एम्बुलेंस की सुर्ख पत्ती ने दोबारा झिलमिलाना शुरू कर दिया और वो फिर स्टार्ट होकर तेजी से होटल के पोर्च से निकलकर सड़क पर रवाना हो गई। जमान ने जैसे इत्मीनान का सांस लिया, खिड़की बंद करके जल्दी से कपड़े बदले और पलंग पर लेट गया। दरवाजे की चटखानी उसने लगा दी थी। वो जाग रहा था। बत्ती उसने बुझा दी। रोशनदान में से दिन की रोशनी कमरे में आ रही थी। उसकी नजरें दीवार पर लगे क्लॉक पे थी। उसकी आंखें नींद की वजह से जल रही थी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसने होटल के नौकरों को खास तौर पे हिदायत कर रखी थी कि ऊपर वाली मंजिल के इन 3 कमरों में से किसी मेहमान को परेशान ना किया जाए। वक्त गुजरता जा रहा था। दिन काफी निकल आया था। वॉल क्लॉक ने दिन के 7:45 बजाए तो दरवाजे पर जोर से दस्तक देने की आवाज आई। जमान उसी दस्तक का इंतजार कर रहा था। पहले तो वो चुपचाप लेटा रहा। तीसरी बार आवाज जब आई तो उसने जैसे नींद भरी आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से नदीम की घबराई आवाज आई, दरवाजा खोलो जमान, मैं हूं नदीम। जमान ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और बनावटी जमाई लेते हुए बोला, क्या बात है नदीम, तुम घबराए हुए क्यों यार? नजमी अपने कमरे में नहीं है। क्या? अपने कमरे में नहीं है? तो भाभी जान बाथरूम में होगी ना? वो बाथरूम में भी नहीं है। बाथरूम में भी नहीं है तो कहीं वो सैर को ना निकल गई हो। ज़हनी हिजान की वजह से नदीम उठ खड़ा हुआ, खिड़की खोलकर नीचे झांका और बोला, नहीं, वो सैर करने को नहीं जा सकती। वो तो सख्त थकी हुई थी और फिर सुबह सुबह तो वो सोई थी। इस वक्त सैर को वो कैसे जा सकती है? जमान, खुदा के लिए नजमी को कहीं तलाश करो। अगर वो सैर के लिए भी गई है तो कहीं खो ना जाए। उसे कराची की सड़कों का कुछ पता नहीं। जमान जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे साथ भाभी के कमरे में आओ। कमरा उसी तरह सजा हुआ था। छत का पंखा चल रहा था और दुल्हन गायब थी। कागजी सहरों की लड़ियां पंखे की हवा में लहरा रही थी। जमान कमाल की अदाकारी कर रहा था। वो बाथरूम गया। वहां से निकला तो पलंग के नीचे झुककर देखने लगा। बंद खिड़की को खोलकर देखा, कालीन के फर्श पे झुक गया। फिर नदीम की तरफ देखा और बोला, चटखानी अंदर से खुली हुई है। इसका मतलब है भाभी अपनी मर्जी से बाहर गई है। वो जरूर सैर करने निकल गई होगी। चलो आओ मेरे साथ। दोनों होटल के नीचे बरामदे में आ गए। जमान को देखकर नौकर और चौकीदार चौकस हो गए। जमान ने उनसे पूछा कि उन्होंने किसी खातून को होटल से बाहर जाते तो नहीं देखा। सब ने नफी में सर हिला दिया। वो सच्चे थे। जिस वक्त जमान के अचकनपोश साथी बेहोश नजमी को वहां से लेकर गए थे, उस वक्त नौकर और चौकीदार सो रहे थे। जमान ने नदीम से कहा, गाड़ी लेकर चलते हैं। तुम घबराओ नहीं मेरे दोस्त, भाभी यहीं कहीं होगी, वो जरूर मिल जाएंगी। जमान ने गाड़ी निकाली और नदीम को साथ बैठा लिया। होटल के इर्द गिर्द की सड़कों पर चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। कुछ सारी सड़कें देख ली। कुछ फासले पर एक पार्क था। उसका कोना कोना छान मारा, पर नजमी का कुछ पता नहीं चला। नदीम की परेशानी देखी नहीं जाती थी। जमान उससे ज्यादा परेशानी जाहिर कर रहा था। उसने नदीम से कहा, मेरे ख्याल में हमें थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। नहीं जमान, इससे बड़ी बदनामी होगी। हो सकता है कि नजमी के माँ बाप ने लाहौर में उसके फरार को सबसे छुपाया हो और ये कहा हो कि नजमी अपनी किसी खाला या दूसरे रिश्तेदार के घर पिंडी या पेशावर गई है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई ना तो पुलिस उससे पहले मुझे पकड़ लेगी कि मैं उसे भगाकर क्यों लेकर गया था। फिर हो सकता है पुलिस लाहौर नजमी के घर भी जाए। जमान और नदीम गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। जमान कहने लगा, एक बार फिर सोच लो नदीम, पुलिस की मदद से हम नजमी को बरामद कराने में कामयाब हो सकते हैं। नहीं जमान, पुलिस की बात बीच में मत ला। उससे मेरी गिरफ्तारी यकीनी है और तुम जानते हो कि मेरी नीयत नेक थी। मैं तो नजमी से ब्याह करने के लिए उसे यहाँ लाया था, पर पुलिस एतबार नहीं करेगी। हमारे दोनों खानदानों की मजीद बदनामी होगी। जमान ने कहा, आखिर भाभी जा कहाँ सकती है? उसे कमरे से निकलने की जरूरत ही क्या थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी तो हो सकता है कि वो सैर करते करते दूर निकल गई हो, रास्ता भूल गई हो। उसे होटल के नाम का इल्म है ना। वो जिस टैक्सी या रिक्शा ड्राइवर से हमारे होटल का नाम लेगी, वो उसे यहाँ पहुंचा देगा। नदीम, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मेरे दोस्त। मेरी तकदीर में यही लिखा था। जमान कहने लगा, रात जब तुम भाभी को छोड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगे थे ना, तो भाभी ने कुछ कहा था तुम्हें? हाँ, नजमी कुछ परेशान थी, मगर ये परेशानी जाहिर है कुदरती बात थी। मैंने उससे कहा कि वो आराम से सो जाए, सुबह निकाह को आकर जरूर निकाह पढ़ा जाएगा। फिर मैंने उसे बाहर आकर कहा कि अंदर से चटखानी लगा लो। मुझे अंदर से कुंडी लगाने की आवाज आई और मैंने अपने कमरे में आके कपड़े बदले और लेटते ही सो गया। काश मैं जागता रहता, नजमी के पास ही रहता। नदीम,
حوصلہ کرو میرے دوست، میں تمہارے ساتھ ہوں، مر نہیں گیا۔ کراچی شہر کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے، میں نجمی کو دوپہر ہونے سے پہلے پہلے تلاش کر لوں گا، تم فکر مت کرو۔ یہاں پر پارٹ 29 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید کہانی سننے کے لیے پارٹ 30 سماعت فرمائیں۔